ऑफ यू। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? Be fine. संध्या सेठी जी, कैसी हैं आप? सर वी आर फाइन सर। ऐसा लग रहा है बहुत दिन के बाद एक दूसरे को देख रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है। मतलब एक एक हफ्ता सिर्फ गैप हुआ है, बट ऐसा मुझे भी लग रहा है जैसे कोई एक सेशन है जो रिस्टार्ट हो रहा है पूरे गैप के बाद। एंड यानी मेरा तो ये हाल था कि मैं यही भूल गया कि वो एडवांस में जो कोर्स वर्क था वो कंप्लीट हो गया था या रह गया था, या ये कहाँ से रिदम जो बना हुआ था वो टूट गया, तो फिर कौन सी चीज मुझे अपलोड करना है। काफी डिस्कशन रहा आपके साहबजादे के साथ भी और एकता जी के साथ और कोऑर्डिनेटर जितने भी हैं कि भाई मैं एकदम, यानी वो पूरा जो सिलसिला था वो एक दिन ब्रेक होने से इतना, आई मीन एक हफ्ता ब्रेक होने से इतना असर पड़ा। खैर, इट्स अ गुड साइन आई थिंक। ये बहुत अच्छी अलामत है, अच्छी बात है ये। ओ, मुझे बताया गया कि हमारे डिप्लोमा के जो साथी हैं उनमें ज्यादातर लोग मताए नूर से ज्यादा पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं। सो अगेन मैं मताए नूर में गया और मैंने फिर वो गजल निकाली जो डेफिनेटली नहीं पढ़ी गई थी, या पहले जो हम लोगों ने सेलेक्ट की थी शुरू में, उसमें किन्हीं वजहों से इसको इसलिए शामिल नहीं किया था कि थोड़ा सा कंपेरेटिवली और जो गजलें उस बुक में उससे थोड़ा सा टफ है, तो इसलिए। अदरवाइज तो शायर वही, आई मीन आर्टिस्ट वही, और उसी के थॉट प्रोसेस उन्हीं की बातें। तो बाकी और चीजों में कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। बाकी हाँ ये है कि टेक्निकली इसकी जो शक्ल है वो थोड़ा सा अलग है। सर आज बहुत अच्छा फील हो रहा है दोबारा से मतायन की गजल को देख। थैंक गॉड, थैंक गॉड। सर हम लोग बहुत अटैच है ना अच्छा, महाराज जी की गजलों से, इसीलिए सर। बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। थिंक ऑल ऑफ अस आर ब्लेस्ड इस बात को लेकर के अगर ये सिलसिला रुक जाए तो लगता है कि हाँ, जिंदगी में कोई चीज कम सी है, और ये चलता रहे तो अच्छा लगता है। Right. और हमारे और जो बाकी लर्नर्स हैं उनमें से किसी की आवाज नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि सभी No, लोग no, मेरी आवाज सुन सुन पा रहे we होंगे। are जी here, जी here. सर, आ रही है आवाज क्लियर। अच्छा अच्छा। मन्नत तेजी जी कैसी है? Gee, very fine. Thank you. Thank you very much. I'm good. Yes, I'm missing the class also last week. जी। अब ये जो गजल है वो कौन पढ़ने वाला है यहाँ से, आप में से? सर मैं पढ़ूं? One by one. ओके। पढ़े। ऐसी नजर फिरोज थी बज में गए निगार फन, मेरी नजर को निगाहे फन। भाग निगाहे फन, हम्म। निगाहे फन, मेरी नजर को भा गई अहले नजर की अंजुमन। जी, बहुत नाम बढ़िया। है एक आदमी। हम्म। जी, जी, नाम क्लियर है हो। आदमी। आदमी तो क्या, असल में हम्म। रूहे इश्क हूँ। हम्म। सारी जमी है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन। क्या बात। क्या बात है। ये जो साथियों, एक चीज एडिशनली मैं जिक्र कर दूं, खासकर उन उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम की बात होगी जो न सिर्फ शेर पढ़ते हैं, समझते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, बल्कि कुछ कभी कभी कोशिश भी करते हैं लिखने की। तो मैं उनके लिए बता दूं, इसके लिए बड़ी भारी भरकम सी मोटी सी एक टर्म है, उससे कहा जाता है गैर मुरद्दफ। अगर आप ये भूल भी जाएं तो मेरी अगली बात याद रखें। गैर मुरद्दफ कलाम उसे कहा जाता है जिसमें जो लास्ट वर्ड है, जो हमेशा, आई मीन दूसरी लाइन में आखिरी वर्ड से रदीफ कहते हैं, जो हमेशा सेम रहती है, नहीं चेंज होती। इसमें यह है कि जो रदीफ है वही काफिया है, और जो काफिया है वही रदीफ है। आप पूरे कलाम में देखें, जो लास्ट वर्ड है वही रैमिंग वर्ड के तौर पे चेंज हो रहा है। अदरवाइज आप सारे कलाम में देखेंगे इसके बाद एक वर्ड होता है जो नहीं चेंज होता किसी शेर में, वो ऐसे ही रहता है दूसरी लाइन में खास करके। इसमें क्या है, इसमें जो काफिया है, जो राइमिंग वर्ड है, वही रदीफ है। ठीक है ना? तो टेक्निकली ये वाला काम करना और ज्यादा सख्त होता है।
मतलब इसके लिए एक उम्र बितानी पड़ती है इस दुनिया में, शायरी की दुनिया में, तब उसके बाद आदमी इतना ज्यादा परिपक्व और इतना मैच्योर और इतना ज्यादा, जिसे कहते हैं कादिरुल कलाम, और बहुत ज्यादा उसको वो हासिल हो जाती है कमांड, तब जाके वो इस किस्म के शेर कह पाता है कि वो लास्ट में जो काफिया है, जो राइमिंग वर्ड्स का सिलसिला है, वही रदीफ रहे और रदीफ ही ना रहे उसके अंदर। ठीक है, ये काम जो टेक्निकली टफ होता है, ऐसा आसान नहीं है ये काम। तो ये बात एडिशनली बताने वाली थी कि ये इस लिहाज से आमतौर पे पढ़े जाने वाले तमाम जो कलाम हैं उससे डिफरेंट है ये वाला जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फरमाते जी। हैं ऐसी नजर फरोज थी, ऐसी नजर फरोज थी बज़्म गहे निगाह फन, मेरी नजर को भा गई अहले नजर की अंजुमन। नजर फरोज का मतलब ये होता है कि जो अ, गोया नजरों के अंदर दीप जलाते, उजाले भरते, ठीक है ना, जैसे नूर बिखेर दे। एक तो नजर थी, यानी विजन था, उस विजन के अंदर भी जो रोशनियां बढ़ा दे वो नजर फरोज कहलाता है। ठीक है, सो ऐसी नजर फरोज थी बज़्म गहे निगाह फन, वो जो अहले फन की जो बज़्म थी उसके अंदर जो निगाहें हैं, जो लोग देख सुन रहे थे, वो ऐसे थे कि अगर कोई इंसान वहां साहिब नजर किस्म का हो, आर्टिस्ट हो, तो उसकी आर्ट में इजाफा हो जाए। समझ रहे हैं आप? ऐसी बज़्म, ऐसा दरबार कि जहां सारे लोग ऐसे हों कि उनके देख लेने से फन और फनकार दोनों की आई मीन अजमत में और ग्रेटनेस में इजाफा हो जाए और बेहतर हो जाए, तो उनकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसी नजर फरोज थी बज़्म गहे निगाह फन। फन कहते हैं हुनर को, फन कहते हैं किसी भी काम के आर्टिस्टिक कार्यशैली की, उसे फन कहा जाता है। अंग्रेजी वाला फन नहीं है, FUN फन वाला नहीं है ये। फन से फनकार बनता है ना। आर्ट एंड आर्टिस्ट जिसे होता है, वैसे फन और फनकार इस तरह से। तो ये सारे लोग जो है वो फनकार लोग थे, ये सारे लोग, और इनकी निगाहें बहुत पैनी नजर है इनकी, ठीक है ना। और इनकी जो बज़्म है ऐसी अच्छी नजर रखने वालों की, ये जिस पे पड़ जाए तो उसकी नजर नजर फरोज हो जाती है, उसकी निगाहों की रोशनी बढ़ जाती है और ज्यादा, ठीक है ना। और जो चीज पेश कर रहा होता है उसमें और रंग आ जाता है। मेरी नजर को भा गई अहले नजर की अंजुमन, कह रहे हैं मुझे मुझे भी बड़ा अच्छा लगा इस अंजुमन को और इस बज़्म को देख के, और इसके अंदर ऐसे अहले नजर यानी वो लोग कि जिनकी ओपिनियन की एक हैसियत है, वो लोग के जो किसी भी चीज पर बहुत ही एक्सपर्ट वाली नजर रखते हैं, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल सिंपल आम जनता वाली नहीं कि जो भी हो रहा है सब पे हु हल्ला करना, नहीं, ऐसे लोग नहीं है ये अहले नजर लोग हैं। अहले नजर क्या मतलब, यानी जो लोग जिनके नजरिए की एक हैसियत है, जो चीजों को बहुत ही रियलिस्टिक वे में और टेक्निकली देखते हैं, उन्हें अहले नजर कहा जाता है। वरना हर आंख से देखने वाले को अहले नजर नहीं कहा जाता। अहले नजर उससे ज्यादा कहीं डीप और उससे ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है ना। समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो अहले नजर का मतलब यह है कि जो लोग जिनकी ओपिनियन मैटर करती है किसी चीज पर, वो अहले नजर कहलाते हैं। तो उन अहले नजर की जो अंजुमन है वो मेरी नजर को भा गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कौन कह रहा है ये बात? जो खुद बहुत बड़ा साहिब नजर आदमी है, जो खुद बहुत बड़े अहले नजर इंसान है, ठीक है ना। आप देखें, इतना महान थिंकर, इतना महान सूफी, इतने महान शायर, इतने अजीम इंसान, महान पुरुष ये बात कहें कि मैं इस बज़म में जो लोग हैं उन्हें देख के, मतलब मुझे भाग गया मेरी नजरों को इन्हें देख के, क्योंकि ये सारे लोग अहले नजर हैं, सारे लोग साहिब फन है, फनकार हैं, ठीक है ना। मुझे अच्छा लगा। राइट। आगे फरमाते हैं, नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह है इश्क हूं। नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह है इश्क हूं। दरअसल क्या है कि दुनिया में एज पर इवन होली स्क्रिप्चर्स इन इस्लाम और होली कुरान, ऑल दैट, इवन दुनिया में ऊपर वाले ने जितनी चीजें बनाई हैं, जो कुछ भी बनाया है, जो आपको कितना ही इंपॉर्टेंट और कितना ही ज्यादा बेनिफिशियल और कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट लगता हो, और
सर झुकता हो उसकी महानता के आगे कि क्या बात है, क्या आसमान है, क्या चांद है, क्या सूरज है, क्या पहाड़ है, क्या दरिया है, क्या समंदर है, क्या हरियाली है, क्या हवा है, क्या ऑक्सीजन है, क्या फना है, क्या नेमतें हैं, क्या खुराक है, क्या पोशाक है, क्या फल है, क्या सब्जियां हैं जो ऊपर वाले ने बनाई है। बट ऊपर वाला ये कह रहा है कि भैया ये सब कुछ तो मैंने बनाया है, मगर सबसे बढ़िया जो मैंने बनाया है अपने इस पूरे आमिन लैब में जितनी चीजें मैंने बनाई, जितनी तस्वीरों में रंग भरा है, उसमें जो सबसे खूबसूरत, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा डिग्निफाइड है वो यही 5 से 6 फुट के एवरेज वाला जो आदमी है, दिन भर में हजारों गलत काम करता है। ये सबसे बढ़िया है, इससे बढ़िया नहीं बनाया मैंने कुछ। ठीक है ना, इसको बार बार डिक्लेयर किया है जो होली स्क्रिप्चर्स में कि सबसे बेस्ट क्रिएशन जो है इंसान है। ठीक है ना, इसको मैंने ख्वाहिशात भी दी हैं, अक्ल भी दी है, जरूरतें भी दी हैं और समझदारियां भी दी हैं। इसको मैंने ऐसा बनाया है बैलेंस कि ये रोबोटिक नहीं है, ये इसको इतना शऊर है, इसके लिए इतने एग्जाम्पल्स हैं, इसके लिए इतने ज्यादा चीजें हैं कि ये अगर चाहे तो एक लम्हे में ऐसा बहके कि जानवर से बदतर हो जाए, और ये अगर सोचे तो एक लम्हे में खुद को इतना प्योरीफाई कर ले कि फरिश्तों को बहुत पीछे छोड़ दे, बहुत आगे चला जाए। ठीक है ना, इसके अंदर मैंने इतनी ऐसी डाइवर्स किस्म की पोटेंशियलिटी भर दी है कि अभी इसके ऊपर है ये क्या करता है अपना। ठीक है ना, तो कहते हैं नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह है, इश्क हूँ। मेरा नाम आदमी है बस, मगर मैं आई एम सोल ऑफ लव। मैं दुनिया में इश्क और मोहब्बत के रूह का नाम इंसान है। अगर इंसान ही नहीं है तो इश्क का है का, इंसानियत ही नहीं है तो मोहब्बत किस बात की। ठीक है ना, तो मैं रूह है, इश्क हूं, यानी मेरी वजह से इस कायनात में, इस यूनिवर्स में द कॉन्सेप्ट ऑफ लव जिंदा है। मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है ना, मैं इंसान हूं, मुझे इतनी ज्यादा मानता से नवाज के वाले ने भेजा है। अब चूंकि मैं इंसान हूं लिहाजा सारी जमी है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन। ठीक है ना, ये पूरी जमीन जितनी है ना ये मेरा घर है, और ये पूरी दुनिया ही मेरा वतन है। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा इस दुनिया से रिश्ता है, मेरा इस मिट्टी से रिश्ता है। ठीक है ना, मैं बाकी देखिए ये जो थॉट प्रोसेस है कि मैं इस जमीन का रहने वाला हूँ और इस पूरी दुनिया मेरा वतन है, यूनिवर्सल सिटीजन हूं मैं। आप रूमी से शुरू करें, और उर्दू फारसी के एटलीस्ट जितने भी बड़े शायर हैं, मुझे बहुत ज्यादा चौसर और क्या कहते हैं शेक्सपियर का आइडिया नहीं है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, उनका क्या सोचने का तरीका था, अपार्ट फ्रॉम रोमांटिक एलिमेंट्स एंड ऑल दैट। मगर इनके बारे में यकीन से कह सकता हूँ कि आपको सेम बात फारसी में मिल जाएगी रूमी के यहाँ। वो बार बार कह रहे हैं कि मैं ना यहाँ का रहने वाला हूँ, ना यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं तो इस मिट्टी का रहने वाला हूँ, इस दुनिया का सिटीजन हूँ मैं। ठीक है ना, बार बार यानी क्लियर कट शेर है रूमी के, और सारे सारे सूफी सोच रखने वाले बड़े शायर जितने भी गुजरे हैं फारसी को या उर्दू के, उन्होंने ये कहा है कि आप मुझे किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी में कैद नहीं कर सकते हैं टैग लगा के कि ये उनका है। ठीक है ना, ये जो है वो फला जगह का है, बस ऐसा नहीं। ये उन तमाम बाइफर्केशन से जो एलओसीज के बुनियाद पर वो दुनिया में होती हैं, इससे ऊपर उठ के सोचते हैं कि ये सब कुछ मेरा है, मैं इन सब का हूँ। जितने भी सूफी सोच के लोग हैं आपको ऐसे मिलेंगे। ठीक है ना, मुझे लगता है कि जिन जिन बड़ी शख्सियतों के साथ इस तरह का काम किया गया कि उनको प्राइवेट लिमिटेड बनाया गया, इससे उन अजीम शख्सियतों का नुकसान हुआ है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, मैं मेरी बात कंप्लीट हो जाए ताकि, जैसे इकबाल जो है वो उर्दू शायरी के जब भी कभी टॉप 4 या टॉप 3 का नाम दिया जाएगा उनमें से एक हमेशा रहेंगे। कोई डिस्प्यूट नहीं है इस पे, पूरे सब कंटिनेंट में 2 सदियों के लिटरेचर की बात कर रहा हूँ एटलीस्ट मैं। बट जब आप उन्हें इस तरह टैग करके प्रोजेक्ट करेंगे शायर मशरिक, शायर पाकिस्तान, तो उससे नुकसान होगा उस आदमी का, उससे उस आदमी का नुकसान हो जाएगा। आप नहीं समझ रहे हैं, आप तो अपना एजेंडा चला रहे हैं, बट आप उसकी जो रीच है, उसका जो एक्सेप्टेंस है, उसको कन्फाइन कर रहे हैं आप। समझ रहे हैं, वो बहुत बड़ा शायर है वो पर्शियन नेटिव नहीं होने के बावजूद भी पर्शियन नेटिव कंट्रीज में पूज्य है भाई। वो ईरान के टॉप लोग, क्या आदमी है ये, क्या फिलोसफर है, क्या शायर है। आप उसको प्राइवेट लिमिटेड बनाएंगे कि नहीं ये हमारा है, एक पर्टिकुलर उसका जो ना आई मीन कंट्री का, और हमारी आइडियोलॉजी को
का गोया स्पोक्स पर्सन रहे हैं वो, तो उससे उस आदमी का नुकसान हो जा रहा है। आप सोच ही नहीं रहे हैं इस बात को, कितना बड़ा लॉस इकबाल का हो रहा है इसमें। ठीक है ना? तो आप इस तरफ ध्यान नहीं होता है लोगों का। इससे बहुत बड़े बड़े इवन छोटे लेवल पे भी बहुत सारे ऐसे शायर हैं, मैं आई एम नॉट श्योर कि आप उनसे वाकिफ होंगे, हिंदुस्तान में बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत मजबूत, बड़े अच्छे काम किए उन्होंने। एक किसी इंस्टीट्यूशन ने, ठीक है वो नेशनल का इंस्टीट्यूशन है जो कि अच्छे काम करता है एजुकेशन की फील्ड में, कल्चरल फील्ड में, रिलीजियस एक्टिविटीज के हवाले से, बट अब उसने क्या किया कि उस इंस्टीट्यूशन ने उस शायर के साथ अपना नाम जोड़ दिया कि ये शायर है फला, मतलब उस इंस्टीट्यूशन के। अब भैया जब आप उसको इंस्टीट्यूशन से जोड़ लेंगे तो उसकी जो एक्सेप्टेंस ओवरऑल थी मुल्क में, हर स्टेज पे, हर जगह पर, उसका नुकसान हो जाता है इससे। अब वो कितना भी अपने आप को डिसएसोसिएट करे और उस टैग को छुड़ाए, वो छूटने वाला नहीं है, उसको इस तरह छाप दिया है आपने। ठीक है ना? तो ये जो सिलसिला है इन लोगों का, ये इन तमाम चीजों से ऊपर उठ के है। सारी जमी है मेरा घर, रूमी भी यही बात कहते हैं। मुझे शेर याद नहीं आ रहा है, मैं बहुत देर से रिकॉल कर रहा हूँ। ठीक है ना? अर्जुल्लाही अमीनी, मैं अल्लाह की जमीन का रहने वाला हूँ, मैं ना यहाँ का हूँ ना वहां का हूँ। तो रूमी पे झगड़ा है ना, अफगानिस्तानी कहते हैं बल्खी, बल्ख सिटी है अफगानिस्तान में, पैदा वहीं हुए वो। ठीक है ना? फिर उसके बाद वो कहाँ गए, कहाँ गए? ईरानी कहते हैं भैया देयर वाज नो अफगानिस्तान, बल्ख और ये क्या कहते हैं, ये सारा जो इलाका है ये खुरासान का हिस्सा था। देयर वाज अ ग्रेटर ईरान, देयर वाज नो अफगानिस्तान इवन। ठीक है ना? हम थे, हमारे पास इंडिया था, बिकॉज देयर वाज नो पाकिस्तान। ठीक है? तो ये झगड़ा है, वो कहते हैं हमारे हैं। और टर्की का ख्याल ये कि भैया कब्र हमारे यहाँ बनी हुई है उनकी, हमारे यहाँ दफन है वो, क्या मतलब बनता है किसी और का? ठीक है? इसी तरह रूमी उनका नाम है, तो रूम को लगता है कि भाई हमारे यहाँ से ट्रैवल किया, हमारे से रिश्ता है इनका, तो भाई हमारे तो हुए ना, उनका तो नाम ही इसीलिए जाने जाते हैं वो। तो इस तरह के मसाइल बहुत हैं। तो खुद वो आदमी ये कह रहा है कि मैं कहीं का नहीं, मैं सारे जहां का हूं। ठीक है ना? वो अपने आप को किसी मुल्क से नहीं जोड़ रहा है। तो ये सारे उन लोगों के साथ सिलसिले होते हैं जिनसे जोड़ के लोग बहरहाल कहीं ना कहीं कुछ उनको अच्छा लगता है, क्रेडिट मालूम होता है, बट वो जुड़ने को तैयार आदमी नहीं है। वो कह रहा भैया मैं किसी स्पेसिफिक उसका नहीं हूं, मैं तो पूरे दुनिया का हूं। ठीक है? ये है सिलसिला, सारा जहां मेरा वतन। वैसे भी आप देखें, कोई बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है तो यूनिवर्सल सिटीजन होता है। एक इंसान इस कायनात में ऐड हुआ है, एक बच्चा पैदा हुआ, बड़ा होता है, स्कूल लेवल पे से बताया जाता है कि भैया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जनगण मनगढ़, और उसके बाद ये देश है हमारा, मिसाल के तौर पर। तो वो ये पहला स्टेप है उसकी आई मीन सिटीजनशिप के श्रिंक होने का, कि वो यूनिवर्सल से सीधे एक उस पर आ जाता है। अच्छा भाई ये मेरा देश है, मेरा मुल्क ये है, उसको बताया जाता है ना शुरू में, पहले दूसरी क्लास से खड़े होकर पढ़ते, अच्छा ये सिलसिला है। और बड़ा होता है तो वो देखता है कि अच्छा यार ये तो रीजनलिज्म भी एक चीज है, मतलब हम नॉर्थ इंडिया से हैं, फलां साउथ इंडिया के हैं, वो पंजाबी हैं, वो गुजराती हैं, वो कश्मीरी हैं, ये मसले हैं यार, ये तो हमारे यहाँ तो भाई, और बाकायदा मसले हैं ये तो भैया वो चौड़े में कहता है मैं तो जी फलां जगह का। ठीक है ना? हम साउथ इंडियन नाम, ये नॉर्थ इंडियन नाम, फलाना टमाका। अब देखें एक हिस्सा और इसमें कम हुआ, छोटा सा। ठीक है? अपने स्टेट में कहीं होता है, अपने सूबे में कहीं होता है, तो फिर वो अपने स्टेट की बात नहीं करता है, फिर उसके लिए सारा वतन, सारा मुल्क, सब कुछ उसका अपना शहर हो जाता है। वो जिस जिले से आता है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आता है, वो उसकी बात करता है खाली। भाई साहब मैं हूं तो यहाँ जरूर, मगर आपको पता नहीं है मैं यूपी के किस शहर से हूँ। भैया क्या करना है, मैं भाई मेरठ का रहने वाला हूं मैं, आपको नहीं पता? वो बकौल एक स्टैंड अप कॉमेडियन है कि मेरठ का रहने वाला हूं मैं, वहां जब आदमी जाता है खबर ही आती है उसकी। ये अब ये पता चला कि भैया ये उस सिटी की बात कर। और जब अपने शहर में होता है तो उसे अपने महल्ले में बड़ा गर्व होता है उसे, और फुला महल्ले से हूँ मैं, तो जानते नहीं हो भाई, बहुत पॉपुलर लोग हैं। महल्ले में आता है तो उसे अपने खानदान और फैमिली पे बहुत नाज होता है कि मैं जिस खानदान से हूँ वैसे तो कोई भी नहीं है, मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ मेरे महल्ले में तो कम से कम कोई नहीं भाई ऐसा हमारी टक्कर पे। सारे पढ़े लिखे सिविलाइज लोग जो है वो हमारे यहाँ होते हैं खाली। तो आदमी कहीं ना अपने आप को, अपने दायरे को कम से कम करता जाता है, और उसे खबर नहीं होती है कि वो क्या कर रहा है अपने साथ। ये बिल्कुल ठीक विपरीत है उस सोच की जो सूफियों की सोच है।
वो अपना आप को यूनिवर्सल सिटीजन आखिर तक मानते हैं कि मैं सबको सबसे बिलोंग करता हूँ, सबसे मेरा रिश्ता है। ठीक है, अब पढ़ें, आप कौन पढ़ने वाला है? अहले दुई को इश्क से। सर मैं पढ़ूं? जी जी पढ़ें। अहले दोई को इश्क से कशो बट गई पीले होगा का पैरहन। जी इन परतों इन्हें जात परतवे ऐने रोशनियां जात से हैं। रोशनियां Voice is breaking. में दोनों एक है शेख हुआ के वह बरहमन। बर्मन बर्मन बरहमन जी। जी, अहले दुई को इश्क से वहदत कैफियत मिली, बादाकशों में बट गया पीरे मुगा का पैरहन। ये शेर एक दास्तान है इसके पीछे, एंड आई होप कि आप सब उस दास्तान को डिटेल में जानते होंगे। आई थिंक संत गुरु नानक जी के साथ यह वाकया पेश आया था, इफ आई एम राइट, तो मैंने सही नाम लिया है, कि जब वो इस दुनिया से गए। Both Guru Nanak Dev Ji and Kabir Sahib both had the same. हाँ ठीक है ना, जब वो इस दुनिया से गए तो मुसलमानों ने कहा कि हमें इन्हें दफन करना है, इनको कफन पहनाना है, हम इनका जो है वो फाइनल रिचुअल्स करेंगे, ये हम में से थे। ठीक है, और दूसरे धर्म के लोगों ने कहा कि नहीं भाई ये ऐसे कैसे होगा, तो इनके रिचुअल्स हमारे अकॉर्डिंग होंगे, इनको बिल्कुल उसी तरीके से अग्नि दी जाएगी, वैसे सारे काम होंगे। ठीक है, और उसके बाद फाइनली क्या हुआ और किस तरीके से यानी उनके कफन के टुकड़े पहुंचने तक की बात है कि भाई कुछ तबर्रुक के तौर पर हमें मिल जाए तो क्या बात है, मतलब हमारे लिए ये बहुत ही वैसी चीज है। ये पूरा शेर जो है वो इस दास्तान की तरफ इशारा है। अहले दुई को इश्क से वहदत कैफियत मिली। दो अलग अलग लोग थे, दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे, मगर मोहब्बत और इश्क ऐसी चीज है कि जिसके बुनियाद पर दोनों जो है वो वहदत और यूनिटी के प्लेटफॉर्म पे आ गए। वहदत यानी यूनिटी, ठीक है ना, Right. दोनों उस लगाव और उस इश्क और मोहब्बत के बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो ठीक है, उनको जो कैफियत मिली वो यूनिटी की मिली। बादाकशों में बट गया पीरे मुगा का पैराहन, उस अजीम बुजुर्ग का जो पैराहन था, जो लिबास था, वो उन बादाकशों में यानी किसमें, जो श्रद्धालु थे उनमें बट गया, तकसीम हो गया उन दोनों में। ठीक है ना, वो जो पैराहन था, पैराहन यानी लिबास, पीरे मुगा यानी किसी भी बज़्म का जो सबसे बड़ा बुजुर्ग इंसान होता है उसे पीरे मुगा कहते हैं, खासकर सूफी कॉन्टेक्स्ट में लफ्ज़ बोला जाता है। बादाकश के माने होते हैं शराब खारों के, बट यहाँ मतलब शराब पीने वालों का नहीं है, यहाँ मतलब उन श्रद्धालुओं का है जो उनसे मोहब्बत करते हैं, जो मस्त है उनके इश्क में, वो बादाकश है। उनमें बट गया उनका पैराहन। ये कब हुआ? जबकि दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग आई मीन कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट से उनका ताल्लुक है, बट आप देखें कि मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि वो दोनों एक दूसरे से आके एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक आदमी के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आ गए कि भाई ये हमारे हैं, वो कह रहे हमारे हैं। ठीक है ना जी, आगे फरमाते हैं परतवे। जी कुछ कह रहे हैं कोई? सर पीरे मुगा का क्या आपने बताया मीनिंग? पीरे मुगा यानी कोई भी जो बुजुर्ग सूफी संत होते हैं किसी भी बज़्म में सबसे महान, उन्हें पीरे मुगा कहा जाता है। ओके। परतवे ऐने जात है, रोशनियां सिफात की। परतव कहते हैं शैडो को, परतव कहते हैं परछाई को, परतव कहते हैं साये को। ऐने जात, ठीक है ना, इस पूरी दुनिया में सिर्फ खुदा की जात है। ठीक है ना, बिकॉज ही इज द कोर एसेंस ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस ना, उसकी वजह से सब है, चूंकि वो है उसने बनाया लिहाजा सब है। तो अगर सब जात हैं,
जात उस सेंस में नहीं जिस सेंस में हम लोग बोलते हैं जात पात, वो नहीं। जात एक पॉजिटिव वर्ड भी है। जात यानी एग्जिस्टेंस, जात यानी शख्सियत, जात यानी हस्ती, ठीक है ना, अस्तित्व किसी का। सो ऐन जात जो है वो सिर्फ खुदा की जात है, बाकी सब जात है। ऐन जात खुदा के लिए बोला जाता है, जो रब है, जो इस कायनात का पालनहार है, उसको कहते हैं ऐन जात। तो परतवे ऐन जात हैं, यानी क्या मतलब, शैडो हैं, परछाई हैं उस असल की, जो असल कौन है, खुदा है। क्या चीज है परछाई? रोशनियां सिफात की, जो जो सिफतें पाई जाती हैं रब में, ठीक है ना, वही उनके जो वली होते हैं, वही उनके जो सच्चे मानने वाले बड़े बुजुर्ग सूफी संत होते हैं, उनके अंदर जो सिफतें होती हैं, जो क्वालिटीज होती हैं, जो उनके अंदर जिसे कहना चाहिए कि खास बातें होती हैं, वो दरअसल रिफ्लेक्शन है उस ऐन जात की सिफात की। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? मैं फिर से आऊंगा शेर की तरफ। Yes, it's परतवे beautiful. ऐन जात हैं, ऐन जात खुदा हो गया, पर तो हो गया परछाई किसकी? रोशनियां सिफात की। ये जो नूर छन 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 के आ रहा है इस तरह की सूफी महात्माओं की जिंदगियों से, ये जो रोशनी है ये उस रब की जो कि ऐन जात है, उसकी जो क्वालिटीज हैं उसकी परछाई है ये उसका शेडो है, उसका रिफ्लेक्शन है ये, ठीक है ना। असल में दोनों एक हैं, शेख हो या ब्राह्मण, Right. असल में दोनों एक हैं, शेख हो या ब्राह्मण, ठीक है। तो ब्राह्मण हो हम्म, या बुजुर्ग शेख हो, वो दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों उस खुदा के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। बशर्ते कि दोनों जो है वो जो भी इस पदवी के लिए दावेदार हैं वो मरते दम तक इस अहम और इम्पॉर्टेंट टैग के साथ इंसाफ कर सकें और उसको बनाए रखें। बिकॉज आप देखें कि हम जिस दौर में जी रहे हैं, जिस तरह की आप खबरें पढ़ते हैं, उसमें लगभग सभी वर्गों में, सभी धर्मों में सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स, शेख हो या ब्राह्मण, पुजारी हो या मौलाना, मतलब अजीब अजीब मामले हैं जिसको देख के लगता है कि ऊपर वाले इसका इसका जो इस प्रेस्टिजियस टैग का जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो बचा रहे, बना रहे, बड़ी बात है। इसलिए क्या, बंद कर दो उसको, बंद करके चलाना, ठीक है। ये है मसला। इस शेर में सही तरह पढ़ने के लिए इसको ब्राह्मण के बजाय बरहमन पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इसका वजन सही आएगा, ठीक है ना। असल में दोनों एक हैं, शेख हूं या के बरहमन, ठीक है ना, तब जाके ये सही होगा। ऐसा फारसी शायर के यहाँ भी है, एक ईरान से एक शायर माइग्रेट करके इंडिया आता है, उसका नाम है हजीन लाहिजी। उनका मज़ार बनारस में है, और ठीक उसकी वही हैसियत है जो दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया की है, या अजमेर में ख्वाजा अजमेरी शरीफ चिश्ती साहब की है। ठीक वही कैफियत उनकी बनारस में है। सारे ही धर्म के लोग आज भी उनके मज़ार पे हाजिरी देते हैं, इसी डिफरेंस के, इन स्पाइट ऑफ ऑल थिंग्स विच इज गोइंग ऑन इन आवर सोसाइटी, बट वो अपनी जगह पर, वो सूफियों के मज़ार जहां भी हैं वो अपनी इंपॉर्टेंस बचाए हुए हैं। तो वो ईरान के एक पोइट थे, और यहाँ आए थे तो बादशाह के बुलावे पर क्या आएंगे, कुछ दिन देखेंगे क्या है हाल फारसी का, फारसी शायरी का, फिलोसफी का और सबका, फिर चले जाएंगे। और वो लौटे नहीं, वो रह गए वहीं बनारस में, और कहने लगे मैं जाऊंगा ही नहीं इस मुल्क को छोड़ के, इस मिट्टी को छोड़ के। ये तो बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े मोहब्बत के लोग हैं, ये तो बहुत अच्छा समाज है, ये खुली बाहों से एक्सेप्ट करता है, इज्जत देता है, मोहब्बत देता है। उनका एक शेर बहुत मशहूर है, कहते हैं अस बनारस नरवम मअबद आओ मस्तिंजा, फारसी में शेर है ये। अस बनारस नरवम मअबद आओ मस्तिंजा, हर ब्रह्मन पिसरे लक्ष्मण और राव मस्तिंजा। इनका शेर है कि मैं लौट के इस बनारस से वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ माबद आम है। माबद आम का क्या मतलब? किसी भी धर्म का कोई भी आदमी किसी धार्मिक स्थल के आगे माथा टेके कोई टोकता नहीं है, ठीक है ना। सर, आपने पहले ही बताया था। अच्छा बताया था, मैं भूल जाता हूँ कि ये बात बता चुकी है। एक गजल।
कोई नहीं, वक्त से पहले बुजुर्ग की सवार है मेरे ऊपर, मुझे लगता है। नहीं सर, अच्छा वो रिवाइज हो जाता है। ठीक है। I don't remember. हर ब्राह्मण पिसर, अच्छा, हर ब्राह्मण पिसर लक्ष्मण और राम अस्तंजा, जितने भी ब्राह्मण हैं वो आप ये समझ लीजिए कि राम और लक्ष्मण के बेटे हैं, बस इस तरह के लोग हैं। तो Wow. मैं इस मिट्टी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, यहीं दफन हो जाऊंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। वो रह गए, वो मर गए, वहीं दफन हो गए बनारस में। ठीक है। Uh-huh. तो इससे याद आया, हर ब्राह्मण ऐसे करके उसमें भी ना इस तरह से तलफ्फुज है उसका, यहाँ ब्राह्मण है। सर इसका मतलब ये है कि गॉड की जो रिफ्लेक्शन, उनकी क्वालिटीज की जो रिफ्लेक्शन है, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, जो भी सब एक है। नेक बंदा है खुदा का, सूफी सोच का रहने वाला रखने वाला इंसान है, जो किसी भी मजहब से हो, अगर वो उस रब का अच्छा बंदा है और बंदों के लिए अच्छे काम कर रहा है, तो फर्क नहीं पड़ता है फिर वो शेख हो या ब्राह्मण। ये वो जो है वो उसकी डिवाइन जो खुसूसियतें हैं रब की, उसका रिफ्लेक्शन उसके यहाँ देखा जा सकता है। बिकॉज अगर इफ गॉड इज ऑल अबाउट काइंडनेस, तो ये लोग बड़े काइंड होते हैं। अगर खुदा के लिए इसमें कोई आई मीन डिफरेंस नहीं है कि बंदा जो है वो मेरे बताए हुए रास्ते को फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता है, मुझे मानता है कि नहीं मानता है, बल्कि वो सभी के लिए करीम है, रहीम है, काइंड है। वो जब पानी बरसाता है तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि सिर्फ शीश महलों की धुलाई हो, झोपड़ियों पर न गिरे, या सिर्फ झोपड़ियों में गिरे उनको माफ, उनको महरूम रखे, बल्कि वो सबको बराबरी से तकसीम करता है अपनी अपनी रहमतों को। उसी तरह ये लोग भी हैं। ये किसी से मोहब्बत से मिलते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि अच्छा यार ये मेरी स्कूल ऑफ थॉट का बंदा है या गैर है, इनके यहाँ ये कोई चक्कर ही नहीं है। आदमी है बस काफी है, Hmm. इंसान है, मैं इनके लिए इतना काफी है, तवज्जो देने के लिए, मोहब्बत करने के लिए, मोहब्बत से मिलने के लिए, ठीक है ना, वार्म उसको जेस्चर देने के लिए ये एकदम खुले मन से आगे आते हैं। और इस ग्राउंड पर किसी से नहीं मिलते हैं कि हम में से है या आई मीन हम में से नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये चीजें हैं जो कॉमन है। जैसे ईरान में एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है, अ, सूफी शायर, बहुत बड़े आरिफ, ख्याल में सनाई अत्तार, बाबा उरियान का, बाबा तार उरियान का जुमला है शायद। उन्होंने, मैंने ये भी बात बता रखी है, मुझे याद है कि उन्होंने मरते वक्त अपने घर के दरवाजे पे लिखवाया और अपने बेटों से कहा कि इसे लिख दो दरवाजे पर, और याद रखना कि हर की अंदर बियायत नानश बेदही एज ईमानिश ना पुरसीद। बेटा मेरे मरने के बाद जो भी इस हमारे घर के दरवाजे से अंदर कदम रखे, उसे रोटी देना, और उससे उसके ईमान के बारे में मत पूछना, किस धर्म से आते हो तुम। हर के अजिंदर बियायत नानिश बेदही अज ईमानिश न पुरसीद, उसके ईमान के बारे में मत पूछो, किस धर्म विशेष से तुम्हारा ताल्लुक है। ठीक है, Hmm. आगे चलें हम लोग। जी सर। जी, खूबसूरत ख्याल है। सर मैं पढ़ूं? जी जी पढ़ें, बस ये पेज अपलोड हो Need जाए to सेकंड वाला। change the page. Hmm. पढ़िए। जी। कितने चमन खिला गए इसके आंवला ऊपर एक पानी शेर है, मेरे। इसके ऊपर एक इश्क शेर है, इश्क में और हुस्न में, इश्क में और हुस्न में उतना ही इम्तियाज है। इम्तियाज इश्क है। है, इम्तियाज है। हम्म इश्क है रुखन अंजुमन, रुकने अंजुमन, हुस्न जी। है सदारे अंजुमन, सदर अंजुमन, क्या बात है। सदरे अंजुमन। जी। कितने चमन खिला गए आंवला पाइया मेरे, हम्म, याद रहेगा दशत को मेरे जुनू का दश्त को। बांकपन। हम्म, दश्त को। इश्क में और हुस्न में इतना ही इम्तियाज है रुकने अंजुमन, हुस्न है सदर अंजुमन। कह रहे हैं कि जो मेरिट है
लव एंड ब्यूटी का, इन दोनों के मेरिट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, इतना सा फर्क है कि इश्क है रुकन अंजुमन। रुकन कहते हैं पिलर को, रुकन कहते हैं बहुत ही फाउंडिंग किस्म के मेंबर को, ठीक है ना, जिसके बगैर कोई एसोसिएशन आई मीन शेप न दी जा सकती हो, उसे कहते हैं रुकन, ठीक है ना। जैसे असेंबली मेंबर्स उर्दू में कहते हैं अरकान असेंबली, ठीक है ना, अरकान असेंबली। सो इश्क है रुकन अंजुमन, हो है सदर अंजुमन, ठीक है ना। तो इन दोनों की जो मेरिट्स हैं उसमें डिफरेंस ये है कि जो इश्क है वो उस अंजुमन का बेसिक हिस्सा है, मेंबर है, पिलर है, बट ब्यूटी इज अ यू नो सदर अंजुमन। ब्यूटी जो है वो हुस्न जो है वो गोया प्रेसिडेंट है, अध्यक्षता करती है उस पूरी अंजुमन की, जिसे हम मोहब्बतों की अंजुमन कहते हैं। यानी अगर वो ना हो तो मोटिवेटिंग फैक्टर कहाँ से आएगा जिससे इश्क वजूद में आए, ठीक है। ये वो टॉपिक है कि जिसको अलग अलग शायरों ने अलग अलग तरीके से नज्म किया है। खुद आपको संत दर्शन जी महाराज की शायरी में आपको इस टॉपिक पर भी कहीं कहीं दूसरे एंगल से भी आपको कही गई बात नजर आएगी, जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इन्होंने कहा कि अगर हुस्न हुस्न है तो उसमें रोल इश्क का है, अगर ये ना हो तो फिर वो नहीं है। और ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ये गालिब के यहाँ भी है, खुद अपनी कही हुई बात को कहीं की चैलेंज करते हैं, दूसरे परसेप्शन से बात कहते हैं, तो ये हर शायर के यहाँ होता है। बट यहाँ पर इस शेर में उन्होंने ये कहना चाहा है कि दोनों की जो मेरिट है लव एंड ब्यूटी की, उसको आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि लव जो है वो उस मोहब्बत की अंजुमन का, जहाँ लोग बैठे हैं इस अट्रैक्शन के पास, वो मेंबर है उसका, बट जो खुद वो आकर्षण का केंद्र है, जो ब्यूटी है, वो सदर और प्रेसिडेंट है उस पूरी अंजुमन की, और पूरे उस सिलसिले की अध्यक्षता वो हुस्न कर रहा है, ठीक है। जी। मैं इस पूरे सब्जेक्ट पर अपनी जाती राय को रिजर्व रखूंगा, बिल्कुल इस बारे में नहीं बताऊंगा। आगे चलते हैं। शेर यह है कि कितने चमन कितने चमन खिला गई। खैर ये शायरी की बातें और अलग अलग से शोरा ने कही हैं, खुद आपको इन्हीं की किताब में इस मौजू पर अलग अलग से आपको अलग ढंग से बात आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। कितने चमन खिला गई आबला पाइयां मेरी। आबला पा कहते हैं पाँव में छाले पड़ने को, राइट। आबला माने छाले पड़ जाना, ठीक है ना। हाँ, पा यानी पैर, आबला पाइयां यानी पाँव में छाले पड़ना, ठीक है। कितने चमन खिला गई आबला पाइयां मेरी, यानी कितने मैंने जो है वो गुलशन और गार्डन और चमन खिल उठे हैं इस बात से कि मेरे पाँव में छाले पड़े हैं। क्या मतलब? पाँव के छालों से मैंने उन्हें सींचा है, ठीक है ना। राइट। यानी मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत खून पसीना बहाया है तब जाके इस चमन में रंगत आई है। कितने चमन खिला गई आबला पाइयां मेरी, मेरा अनथक प्रयास है, मेरी जो बेपनाह मेहनतें हैं, इसमें इवन मेरे पाँव में छाले पड़ गए, उन पाँव के छालों से कितने चमन आबाद हो। याद रहेगा दश्त को मेरा जुनून, जुनून का पाकपन। ये जो डेजर्ट था ना जिसको मैंने चमन किया है, इसको मेरे जुनून का, मेरे डेडिकेशन का, आई मीन, या मुझे कहना चाहिए कि मेरे पैशन का जो बाकपन था वो याद रहेगा। बाकपन समझते हैं? हाँ जी। नो सर। अच्छा। असल में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जब किसी इंसान की उम्र नौजवानी से जवानी की तरफ जारी होती है। डजंट मेक डिफरेंस मेल या फीमेल। उस वक्त जो उसके चेहरे का जो चार्म होता है ना, दैट इज कॉल्ड बाकपन। टीनेजर। यानी वो, हाँ, वो एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें वो आई मीन कोई एक्स्ट्रा एफर्ट न भी करे तो भी, कोई बुजुर्ग है किसी ऐसे नौजवान और जवान बच्चों को देखता है तो कहता है भाई ऊपर वाला जो है वो उस पे, यानी इसको सलामत रखिए, अपनी माँ बाप की आंखों पर नूर है। कितना देखिए माशाल्लाह चहकता चेहरा है एकदम से ना, बिल्कुल से। या कोई भी बेटी है फॉर एग्जाम्पल, तो उस पर्टिकुलर फेज को बाकपन कहा जाता है, जिसमें कोई भी एफर्ट नहीं करना है, फिर भी आप बहुत ही ज्यादा क्लाइमेक्स पे है आपका अट्रैक्टिव होना,
दैट इज कॉल्ड, यानी क्या मतलब, यानी आपके शऊर पर, आपके आपके सेंसेस के ऊपर बहुत तेजी से इम्पैक्ट छोड़ता है वो, उसे कहते हैं बागपन। सो याद रहेगा, दश्त को मेरे जुनू का बागपन, मेरा जो पैशन था ऐसा कुछ कर गुजरने का, उसमें जो भरपूर आई मीन अट्रैक्शन था, वो इस डेजर्ट को याद रहेगा कि मैंने इस डेजर्ट को चमन बनाने में कितनी मेहनत की है, कितना मैंने पसीना बहाया है, कितने मेरे पाँव में छाले पड़े हैं, तब जाके मैंने इसको गुलिस्तान किया है। ठीक है, ये दो शेर लास्ट के रह गए हैं, कौन पढ़ने वाला है? I can मीन्स do मेरे it. पैशन की चरम सीमा। आप चरम सीमा कह सकते हैं, क्लाइमेक्स कह सकते हैं, अट्रैक्शन का, बागपन को। जी जी। Hmm. नक्शो निगारे हरफो लफ्ज वजह कशिश। वजह कशिश सही मगर हम्म खूने जिगर से हम नफस हम्म है ये बहारे फिक्र फन। हम्म दर्शन खुद निगर को वो जाम अता हो साकिया, हम्म। पी के जिसे मिटा सके दिल से तमीज़े माओमन। नक्शो निगारे हर्फ लफ्ज, वजह कशिश सही मगर। अब जैसे ये शायरी है, अब शायरी है एक ऐसे फन का जिसमें हरफों का और लफ्जों का बहुत मेजर रोल है। टूल्स जो हैं इसके, जाहिरी तौर पर ये अल्फाज हैं जिसको शेप देते हैं। ऑफ कोर्स थॉट प्रोसेस इज अ लाइक सोल ऑफ दैट आर्ट, बट जाहिरी तौर पर जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें लेटर्स और वर्ड्स, हर्फ और लफ्ज के नक्शो निगार, नक्शो निगार यानी उनकी ड्राइंग, उनकी लिखावट, उनकी सूरत, जी। तमाम अट्रैक्शन का सबब यही हर्फ और लफ्ज हैं और इसका नक्शो निगार है ना, ऐसा लगता है। मगर ये बात दुरुस्त है, मगर मगर क्या है? खूने जिगर से हम नफस है ये बहार फिक्र फन। ये जो आप फिक्र और फन यानी थॉट प्रोसेस और फनकारी का मुजाहरा आप देख रहे हैं शायरी में, इसके अंदर खून जिगर हमने पेश किया है, अपने जिगर का खून पिलाया है इसको, इन शेरों को, तब जाके इस फन के ऊपर, इस फिक्र के ऊपर बहार आई है शेर की शक्ल में। इट्स नॉट ऑल अबाउट लेटर्स एंड वर्ड्स एंड प्लेइंग विद द वर्ड्स, ठीक है ना? इसके अंदर मैंने खून जिगर पिलाया है अपना, तब जाके इस फन के ऊपर बहार आई है, जैसे शायरी कहते हैं जो आप पढ़ रहे हैं। इसको इतना उस तरीके से न लें। फॉर एग्जाम्पल, एक 3 घंटे की मूवी बनती है या कुछ भी, एक फिल्म बनती है, शॉर्ट स्टोरी होती है, या एक एडवर्टाइजमेंट होता है, या सीरियल होता है, कुछ भी होता है। अगर हमें पसंद नहीं आता है तो हमारे लिए वो 1 सेकंड से लेके 10 सेकंड का काम है कि उसको क्या था यार ये बकवास। बट उस 3 घंटे या 1.5 घंटे या 1 घंटे या आधे घंटे के उस पर्टिकुलर फिल्म के लिए, डॉक्यूमेंट्री के लिए, या सीरियल के लिए, या एड के लिए, जो 1-1.5 मिनट का होता है, 1 मिनट से भी कम का होता है, कितने घंटों महीनों उसमें पसीना बहाया गया है, पैसा लगाया गया है, एनर्जी लगाई गई है, क्या कुछ हुआ ये सब उसे ही पता है इसने किया है। ठीक है ना? ये सिर्फ उसे ही पता है इसने किया है। या असल एक गजल निकल के आती है, आदमी किस फील में क्यों होता है, जिसके बाद वो बैठता है, उसके बाद सारी दुनिया से डिटैच होकर डूब के फिर वो अपनी बात कहता है। वो इसकी तलाश में भी नहीं है कि आपको लाजमी तौर पर पसंद आए, वो इसलिए कह भी नहीं रहा है। ठीक है ना? बट ये कि 1 सेकंड में आदमी का और आदमी के कारनामे का एकदम खून हो जाता है। अरे क्या है, बकवास है, कुछ नहीं है। वो आदमी जानता है उसने किस जज्बे से कब ये बात कही है, और कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसके बुनियाद पर वो उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड में गया, और उसके बाद उसने ये जो अदबी फन पारा था और पीस ऑफ आर्ट था, उसे उसने क्रिएट किया और लिखा उसने। वो जानता है इस बात को। ठीक है? तो खून जिगर से हम नफस यानी सांस मिली हुई है इसकी, खून जिगर से। नफस यानी सांस, हम नफस होना यानी सांसें मिल जाना। किसका? इस फन का, इस फिक्र का, जैसे शायरी कहते हैं जो आप पढ़ रहे हैं,
इससे ये जो है मेरे खून जिगर से इसने सांसें मिला रखी हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट नक्श निगार हरफ लफ्ज, कि आपको हरफ लफ्ज ऐसे लिखे हुए दिख रहे हैं तो बस ये सारा उसका खेल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हरफ लफ्ज तो सभी के एक्सेस में, सभी जानते हैं। क्यों नहीं सब शेर कह लेते और ऐसे शेर कह लेते जिसका असर पड़ता, जिसको लोग याद रखते, जिसका लोग नोटिस में लेते कि हाँ भाई ये बात इसके अंदर कहेगी, वो दमदार किस्म की वर्ड्स तो उनके पास भी हैं, लिखे हुए भी हैं और आते भी हैं, उनकी मादरी जबान भी है। ठीक है, तो वो बात कहने की तरफ इशारा है इसमें। दर्शन खुद निगर को वो जाम हो अता साकिया, ए मेरे मुर्शिद ए मेरे साकी, दर्शन खुद निगर को, जो अपने आप को देख रहा है, खुद निगर यानी जो खुद को देख रहा है, ऐसा जाम अता हो पी के जिसे मिटा सके दिल से तमीज मा वो मन, जैसे पीने के बाद वो ये फर्क मिटा दे कि ये मैं हूं या हम हैं। हाँ, ठीक है ना, ये जो सेल्फ ओरिएंटेड होने वाली कैफियत है कि वो खुद को देख रहा है, ये मिट जाए उसके दिल से। वो सिर्फ मैं ना देखे और ना हम देखे, बिल्कुल सब बराबर हो उसके लिए। मैं खुद को भी जैसे देख रहा हूँ वैसे ही हम सबको देख रहे हैं। मेरे लिए सिर्फ मैं मसला नहीं हूं, हम सब एक मसला है। ठीक है ना, ये जो फर्क है इसको मिटा के वो सबको तवज्जो दे सके, ऐसा जाम पिलाए, यानी ऐसा पाठ पढ़ा, ऐसा दर्स दे, ऐसी बात बता दे मुझे कि जिससे मैं खुद निगर और सेल्फ ओरिएंटेड न रह जाऊं, बल्कि ये फर्क मिट जाए कि मैं क्या होता है और हम क्या होते हैं, मेरे लिए सब बराबर हो जाए। ठीक है, right. Mauman. So, what is the exact meaning of Mauman? माँ माने वी, मन माने मैं, आई फारसी में। Okay. मन इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, माँ इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल इन पर्शियन। Plural. Okay. Okay. Beautiful, beautiful ghazal. क्या बात। अगर कोई सवाल है आपका तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर सवाल नहीं है तो इस उम्मीद पर कि नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होती है, विदा लेते हैं आपसे। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। Thank you so much, sir, for a wonderful session. Thank you, learners, for joining in this session. And thank you, Maraji, for everything. We will meet again next Saturday, same time, same platform. Thank you, sir. Thank you, sir.